तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन नंबर 111 और आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है, 4 वेदों में से किसमें बुरी आत्मा, बीमारी तथा बीमारियों से बचने के लिए जादू टोना और तंत्र मंत्र का संग्रह किया गया है। आपसे यहाँ पे वेद के बारे में पूछ रहा है। अगर आप भारत ही नहीं पूरे वर्ल्ड लेवल पर देखो तो जो सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ में काउंट होता है वो होता है अपना वेद। वेदों की संख्या कितनी है? 4। और चारों वेद जो है अलग अलग विषय पे अलग अलग टॉपिक पर आधारित है। लेकिन यहाँ पे आपसे सवाल कह दिया कि बीमारी हो, उसमें जादू तो ना हो, तंत्र मंत्र हो, विज्ञान हो, है ना, ये सारी चीज का चर्चा किस वेद में किया गया। तो देखिएगा यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा बताओ। ऑप्शन नंबर सी, अथर्ववेद। जैसे आप देखते हो ऋग्वेद, ऋग्वेद में क्या है? ऋग्वेद में है सूक्त का संकलन, मंत्रों का संकलन, है ना, भगवान का पूजा कर रहे हो आप तो किस टाइप से कौन सा मंत्र का यूज करोगे, कहाँ बताया गया? ऋग्वेद में बताया गया। सामवेद क्या बताता है? सामवेद कहता है कि उस मंत्रों का आप गायन किस सुर ताल में करोगे वो आपका सामवेद बताता है। यजुर्वेद क्या बताता है कि आप बलि कैसे दोगे, आप यज्ञ कैसे करोगे, आप कर्म कैसे करोगे, विधि विधान कैसे करोगे, ये सारा आपका क्या बता रहा है? यजुर्वेद बता रहा है। जबकि अथर्ववेद आपको इन सबसे रिलेटेड सारा जानकारी देता है, ठीक ना। अगर बात करें अथर्ववेद के बारे में तो इसको जो है सबसे अंतिम वेद भी कहा जाता है। सबसे अंतिम वेद, सबसे अंतिम वेद भी इसे कहते हैं। और इसे अथर्वांगिरस, देखिएगा, इसे अथर्वांगिरस वेद भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका जो संकलन है ना वो 2 ऋषियों के द्वारा हुआ है, ठीक है। इसका जो संकलन है वो मेनली 2 ऋषियों के द्वारा किया गया। और कौन कौन से ऋषि थे? तो एक थे आपके अथर्वा ऋषि और एक थे आपके अंगिरस ऋषि, एक थे आपके अंगिरस ऋषि। तो इन्हीं दोनों ऋषियों के नाम पे क्या हुआ, इस वेद का नाम रख दिया गया अथर्वा अंगिरस वेद, सबसे अंतिम वेद है, ठीक है। अगर और भी हम लोग इसमें देखने जाए तो यहाँ पे जो है आपका बीमारी हो जाएगा, बीमारी, साइंस कह लो, साइंस, ठीक है, जादू टोना, जादू टोना, तंत्र मंत्र, तंत्र मंत्र, इन सारी चीज़ों का चर्चा किया गया है ना। ये सारी चीज़ों का चर्चा कहाँ है? तो ये है आपका अथर्ववेद में। और भी अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो देखिएगा यहाँ पे इसमें कितने सूक्त हैं? तो 731 सूक्त हैं, मतलब श्लोक टाइप्स हो गया, है ना। 731 क्या है? सूक्त हैं। अगर अध्याय में देखें तो देखिएगा 20 अध्याय हैं, 20 अध्याय। और अगर मंत्र में देखें तो लगभग में लेकर के चलिएगा, लगभग जो है 6000 क्या है यहाँ पर इसमें मंत्र एग्जिस्ट करते हैं, ठीक ना। अगर और भी देखिए कि इसका ब्राह्मण ग्रंथ क्या हो जाएगा, इसका उपनिषद क्या होगा। क्वेश्चन बनता है कि आपका अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या होगा। तो ब्राह्मण ग्रंथ क्या होगा ना, ब्राह्मण ग्रंथ होता था किसी भी वेद का एक्सप्लेनेशन फॉर्म जो था आपका वो क्या कहलाता था? ब्राह्मण ग्रंथ कहलाता था। और अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका गोपद, है ना, क्या हो जाएगा? गोपद। अगर हम लोग देखें कि इस वेद का उपनिषद कौन सा है, उपनिषद आपको पता होना चाहिए कि जो भी आपका ये सब साहित्य का रचना किया गया था उन सब में जो आपका सबसे लास्ट में किसका रचना हुआ था? उपनिषद का हुआ था। और अगर देखिए उपनिषद में अथर्ववेद का उपनिषद कौन सा है तो क्या क्या हो जाएगा? मुंडको उपनिषद, देखिएगा जैसे क्या हो जाएगा? मुंडको उपनिषद, मुंडको उपनिषद, है ना, इसका हो जाएगा। एक और देखिएगा मांडुक्य उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद। ये सारे जो उपनिषद है ये किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका अथर्ववेद से। मुंडको उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद और एक और याद रखिएगा प्रश्नोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, ये हो जाएगा आपका अथर्ववेद से रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ पे आंसर हो गया। अगर सामवेद को देखें तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है गायन का वेद, गायन का वेद। जैसे आप नाम सुनते हो सारेगामा, है ना, सारेगामा जो है ये सबसे पहले कहाँ दिया गया था? तो ये सामवेद में ही दिया गया था। ऋग्वेद के बारे में बात करें तो इसको कहा जाता है सूक्तों का संग्रह, सूक्तों का संग्रह या कह लो मंत्रों का संग्रह। यजुर्वेद देखें तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पर आपका यज्ञ का चर्चा किया गया। और जो आपका यजुर्वेद होता है ये 2 पार्ट्स में बटे होते हैं, ठीक है। हाँ देखिए ये जो आपका यजुर्वेद है ये आपका 2 पार्ट में बटा हुआ है, ठीक है ना। कौन कौन सा? तो एक है आपका कृष्ण यजुर्वेद और एक है आपका शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल वाला जो है ये आपका पद्य फॉर्म में है, इट मींस कि कविता के फॉर्म में है। और ये जो है ये आपका गद्य फॉर्म में भी है और आपका पद्य फॉर्म में है, पद्य फॉर्म में भी है। इन सारी चीज़ों को याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बताओ सी। चलो आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर
मौर्य साम्राज्य के किस सम्राट ने युद्ध जीतने के बाद विजय का त्याग कर दिया था? जीडी में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2023 में। सवाल सुनना यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मौर्य सम्राट, कौन सा मौर्य सम्राट था वो एक युद्ध जीतने के बाद क्या किया था? युद्ध जीतने के बाद विजय का त्याग कर दिया था। नॉर्मल आप कहो ना कि वो विजय का त्याग कर दिया, वो युद्ध का त्याग कर दिया, वो अपने शासन का भी त्याग कर दिया और पूरी तरीके से एक राजा का कर्तव्य को छोड़ते हुए वो क्या किया? धर्म का प्रसार करना शुरू कर दिया था। हम लोग बात किसके बारे में कर रहे हैं? तो हम लोग उस शासक के बारे में बात कर रहे हैं जिस शासक के बारे में जानकारी हमें अभिलेखों के माध्यम से होती है, स्तंभ लेखों के माध्यम से होती है। उस शासक के बारे में बात कर रहे हैं जिस शासक ने भारत में पहली बार अभिलेख, शिलालेख, स्तंभ लेख लिखवाना शुरू किया था। ठीक है, आई होप कि आप समझ रहे होंगे। बात हो रहा है अशोक का। ठीक है, जिसे अशोक भी कहा जाता है, अशोक वर्धन भी कहा जाता है। और बहुत सारे अभिलेखों से जब अभिलेखों को गहन अध्ययन किया गया तब जाकर के पता चला कि ये अशोक जो है ये भारत का ही सम्राट था। नहीं तो कई इतिहासकार कंफ्यूज थे कि ये जो अशोक है ना वो मे बी कि वो श्रीलंका का शासक है और वो कुछ टाइम के लिए भारत आया था। किसके लिए? बौद्ध धर्म का प्रसार करने के लिए ना। चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे बात हो रहा है किसके बारे में? अशोक के बारे में। अगर बात करें अशोक किस धर्म से बिलोंग करता था तो अशोक धर्म मीन्स वंश में आते पहले। अशोक किस वंश से बिलोंग करता था? वो बिलोंग करता था किस वंश से? मौर्य वंश से। और आपको पता है मौर्य वंश में कितने दिग्गज शासक हुआ करते थे? मौर्य वंश का ही शासक था चंद्रगुप्त मौर्य, उसी का था बिंदुसार, है ना, उसी का था अशोक। इन्होंने अखंड भारत की स्थापना कराई थी। हाँ, ये बात भी सही है कि आप ना ये जो अखंड भारत का नाम सुनते हो बना भी मौर्य वंश के समय और टूटना भी शुरू हो गया मौर्य वंश के समय से ही। क्योंकि लास्ट का शासक कौन था बताओ? मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ था ना। और उसी के बाद फिर क्या हुआ कि आप देखते हो कि भारत में दो प्रकार का शासन शुरू हो जाता है। एक होता है आपका भारतीय शासकों के द्वारा और एक होता है विदेशी शासकों के द्वारा जो आक्रांता के रूप में क्या हुए थे? भारत आए थे, है ना। दोनों आपके समकालीन शासन कर रहे थे। तो यहाँ पे देखना मौर्य वंश का शासक था। अब आपको इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, बोलोगे किस बात का कंफ्यूजन हो सकता है? तो देखो कई बुक ना आपको बताएंगे क्या कि ये जो है ना शासन करना शुरू कर दिया था 273 बीसी में। कई बुक्स में आपको देखने को मिलेगा 273 बीसी से 232 बीसी और कई बुक में जो है ना वो आपको मिलेगा 269 बीसी से 232 बीसी, 269 बीसी से 232 बीसी। आप लोगों के लिए ऐसे कैसे हो जाएगा भाई? तो देखो पहले तो आपको पता है कि बीसी वाला जो टाइम है ना वो उल्टा चलता है। बीसी वाला जो बीसी वाला जो टाइम है ना वो आपका क्या चलता है? वो उल्टा चलता है, ठीक ना। उल्टा चलता है तो 273 है, 274 नहीं होगा। अगले सब क्या हो जाएगा? 272 होगा, 271 होगा, 270 दिन 269। तो यहाँ पर टाइम का लोचा कैसे हो रहा है? तो देखो कहा जाता है ना कि अशोक के बहुत सारे भाई थे, अपने नहीं सौतेले वाले। मतलब अशोक के जो पिताजी थे ना बिंदुसार, उनके कई संतानें थी और जब बिंदुसार की जब मृत्यु हो गई तब क्या हुआ? तब ये जाकर के रिवील हुआ कि बिंदुसार के बहुत सारे पुत्र थे और सारे लोग अब आने लगे कि भाई हमको शासक बनना है। तो 273 से 269 के बीच क्या हुआ था ना? गृह युद्ध चल रहा था और कहा जाता है कि फाइनली 269 में अशोक ने अपना राज्याभिषेक कराया, पूरी तरीके से मौर्य वंश का शासक बन गया। तो आपको यहाँ पे दोनों चीज बता दिया गया। आप देख लेना कि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन कैसे करना है, 273 पूछा या 269 पूछा है ना। तो पहले तो आ जाओ कि एक जो है चंद्रगुप्त था। कौन था वो? तो मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था बिंदुसार। और बिंदुसार का बेटा कौन था? तो बिंदुसार का बेटा था अशोक, जो कि भारत का एक महान शासक बनकर के उभरा था। तो यहाँ पे देखते हैं अशोक के बारे में। अशोक शासक बनने से पहले कहाँ का राज्यपाल था? सवाल बनता है। तो अशोक जो है शासक बनने से पहले उज्जैन का था, उज्जैन का राज्यपाल था। इसने कश्मीर में जाकर के एक नगर बसाया जिसका नाम क्या था? श्रीनगर। श्रीनगर, ठीक ना। इसने कश्मीर में एक शहर का निर्माण करवाया, बसाया, जिसका नाम क्या था? श्रीनगर। एक सवाल आपके लिए, आप बताना कि इसने नेपाल में भी एक शहर बसाया। शायद हम आपको बताएं तो याद आ रहा है। तो आप बताएं कि नेपाल में इसने कौन सा शहर बसाया था। और ये भारत का पहला शासक था जो अभिलेखों के माध्यम से जनता तक क्या करता था? अपना संदेश पहुँचाता था। अभिलेख के माध्यम से ये क्या करता था? तो जनता तक क्या करता था? अपना संदेश पहुँचवाता था। ठीक है, अभिलेख में बहुत प्रकार के आते थे, स्तंभ लेख आता था, शिलालेख आता था, है ना, गुहा लेख आता था। अगर और भी देखें तो अशोक का नाम, बहुत सारे सवाल बनते हैं कि अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख में मिलता है? अशोक का नाम अशोक
किस अभिलेख में मिलता है? तो देखिएगा मास्की, गुर्जरा, नेक्टूर तथा उद्गोलम अभिलेख में अशोक का नाम क्या मिलता है? अशोक मिलता है, ठीक ना। इस सारे अभिलेखों में अशोक का नाम क्या मिलता है? तो अशोक मिलता है। वहीं अगर देखिए और भी पुराण में जो है इसका नाम क्या मिलता है? तो पुराण में इसका नाम जो है देखिएगा पुराण में इसका नाम मिलता है अशोक वर्धन। और देखिएगा पुराण में इसका नाम क्या मिलता है? अशोक वर्धन। एक श्रीलंका का बुक था जिसका नाम क्या था? दीपवंश। क्या नाम था? दीपवंश क्या है? एक बुक है। और दीपवंश में इसको क्या बोलकर के संबोधित किया गया है? करमोली बोलकर के संबोधित किया गया है। किस नाम से? तो करमोली के नाम से इसको संबोधित किया गया है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। और एक नाम से ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, एक नाम से, कौन सा नाम था वो? तो देवनाम प्रियदर्शी। मतलब ये जो था ये खुद को क्या बोलता था? देवों का प्यारा बोलता था, है ना, देवों का प्यारा बोलता था। चलिए यहाँ पे आपके लिए फिर से सवाल है, आप बताइएगा कि अशोक को मौर्य सम्राट किस अभिलेख में कहा गया है, ठीक ना। अब जिस युद्ध का बात किया गया था, तो ये जो है किस युद्ध के बाद क्या किया था? तो अपने साम्राज्य का त्याग कर दिया था। वो बात हो रहा है 261 BC में हुए एक किस युद्ध के बारे में? तो कलिंग युद्ध के बारे में। कलिंग युद्ध। और कलिंग कहाँ पड़ता है? तो आज के टाइम में ये पड़ता है कहाँ? उड़ीसा में। और इस समय कलिंग की राजधानी कहाँ थी? तोशनी। कहाँ थी? तोशनी। कहा जाता है कि यहाँ पर जो है हाथी के लिए आक्रमण किया गया था। और यहाँ पे क्या हुआ कि 1,00,000 से प्लस लोग मारे गए थे, जिसको देख करके क्या हो गया? अशोक का क्या हो गया? हृदय परिवर्तन हो गया। अशोक का क्या हुआ? हृदय परिवर्तन हो गया। और इस वजह से अशोक जो है भेरी घोष की जगह पे धम्म घोष की ओर अपना रुख किया। क्या किया? भेरी घोष की जगह पर धम्म घोष की जगह अपना रुख किया। क्या हो जाएगा? भेरी घोष से किधर की ओर पलायन किया? तो ये पलायन किया धम्म घोष। मतलब समझ लो, भेरी मतलब होता है युद्ध। बुक में ये वर्ड यूज किया गया है, धम्म घोष की ओर ये पलायन किया। और इसी वजह से क्या हो गया कि ये जो है पूरी तरीके से हथियार को छोड़ दिया। और हथियार को छोड़ने पूरी तरीके से नहीं आ पा सकते, मतलब ये युद्ध से ज़्यादा अब धर्म का प्रचार करने पर ध्यान देने लगा। और ये ज़बरदस्ती का किसी के भी ऊपर बौद्ध धर्म को नहीं थोपा था। सब ये खुद जो था बौद्ध धर्म का फॉलोअर बन गया था। इसके पहले ये शैव धर्म को, मतलब कह लो कि हिंदू धर्म को मानता था। तो कलिंग युद्ध जो था ये इसके लाइफ का क्या था? तो टर्निंग पॉइंट था। कलिंग युद्ध जो था ये क्या था? तो इसके लाइफ का टर्निंग पॉइंट करके कौन सा युद्ध आया था? तो ये आया था कलिंग युद्ध। तो देखने यहाँ पे सवाल ये था आपसे, कौन सा सम्राट जो था युद्ध जीतने के बाद क्या कर दिया? अपने विजय का ही त्याग कर दिया। लगा लो आंसर यहाँ। तो आंसर तो हम लोग लगा चुके हैं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अशोक। निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश भारत का हिस्सा हुआ करता था? देखो मेरी आपसे जीडी कही ना, देखो जीडी में पड़ोसी देश एक नई क्वेश्चन डालता है। 21 फरवरी 2024 में पूछा हुआ है। आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा देश है जो कभी न कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था। तो आप अगर भारत का मैप देखते हो इस टाइप से देख लो, अगर इमेजिन करो कि ये क्या है? अपना भारत का मैप है, तो आपको याद होगा कि इधर का कुछ एरिया और इधर का कुछ एरिया जो है ये भारत से क्या कर दिया गया? सेपरेट कर दिया गया। जिसको पहले का क्या नाम दिया गया था? पहले चूँकि ये पूर्व की ओर पड़ता है तो इसको नाम दिया गया था पहले पूर्वी पाकिस्तान, और इसको नाम दिया गया था वेस्ट पाकिस्तान। लेकिन समय के साथ ये जो पूर्वी पाकिस्तान था ये किस रूप में बन गया? तो ये बन गया आपका बांग्लादेश। और ये किस रूप में बन गया? तो ये फाइनली बन गया कौन सा देश? पाकिस्तान। और आपको एक चीज और पता होना चाहिए कि ये जो दोनों देश था ये मेनली जो है किस आधार पर बना था? तो ये धर्म के आधार पर बना हुआ देश है, ठीक है। चलिए और हम लोग इसके बारे में अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो भारत और पाकिस्तान जो है, या फिर भारत का ही नाम लो, भारत जो है पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ कितना बॉर्डर शेयर करता है? तो देखिएगा सबसे पहले तो यहाँ पे आप ये याद रखो कि भारत जो है सबसे ज़्यादा जो बॉर्डर है किसके साथ शेयर करता है? तो ये करता है आपका बांग्लादेश के साथ। कितना करता है? लगभग लेके चलिएगा 496 किलोमीटर, है ना। पाकिस्तान से कितना करता है? पाकिस्तान से करता है 3323 किलोमीटर, ठीक है, पहला था। दूसरा, पाकिस्तान जो है ये भारत से अलग कब हुआ? तो ये हुआ आपका कब? 14 अगस्त 1947, है ना। चलो यहाँ पे देखो कि बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ? बांग्लादेश का जो निर्माण है ये कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका मार्च में। और कितने मार्च को हुआ था? 26 मार्च ईयर
क्या हुआ, तो इससे क्या हुआ, बांग्लादेश का निर्माण हुआ। अगर आपसे सवाल करता है कि पाकिस्तान के निर्माण में सर्वाधिक योग देने वाला व्यक्ति कौन था, है ना, सर्वाधिक योगदान किसका था, तो ये था आपका मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना साहब का, ठीक ना। और वहीं अगर देखें तो यहाँ क्या हो जाएगा, शेख मुजीबुर रहमान का, ठीक है। बांग्लादेश के निर्माण में वही शेख हसीना के पापा जो थे, है ना, उनके पिताजी जो थे, उनका ज़्यादा योगदान रहा था। और इसीलिए इनको तो इसलिए ना इनको क्या कहा जाता है, तो इसलिए इनको पाकिस्तान का पिता, है, इसे कहते हैं ना भारत का राष्ट्रपिता, किसे कहा जाता है, महात्मा गांधी को कहा जाता है। इनको बांग्लादेश का राष्ट्रपिता कहा जाता है और इनको क्या कहा जाता है, इनको आपका पाकिस्तान का कहा जाता है। देखिएगा और कुछ यहाँ पर, जैसे और भी देखिए, तो पहले तो ये देख लीजिए कि बॉर्डर सेपरेट का इतनी डेट को अलग हुआ। आप ये बताओ कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा सेपरेट कर रहा है, ये रेखा कौन सी कहलाती है, तो ये रेखा कहलाता है रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा जो है ये किसको किससे सेपरेट कर रहा है, तो भारत को पाकिस्तान से सेपरेट कर रहा है, ठीक ना, भारत को पाकिस्तान से। और आप देख लो कि ये पूर्वी पाकिस्तान था ना आपका, बांग्लादेश जो है ये पूर्वी पाकिस्तान था ना। तो आप बताना यहाँ पे थोड़ा अपने ऊपर बढ़ करना और बताना कि क्या भारत और बांग्लादेश को जो रेखा सेपरेट कर रहा है, क्या अभी हम इसको रेड क्लिफ रेखा कहते हैं या फिर अब इसका नाम चेंज हो गया। वहीं पे आप देखो कि पाकिस्तान से जो है अपना कौन कौन सा राज्य सटता है, तो ऊपर से आप देखते अगर आते हो तो क्या जम्मू कश्मीर होगा, जम्मू कश्मीर हो जाएगा, लद्दाख हो जाएगा, है ना, पंजाब हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। वही अगर आप देखते हो कि बांग्लादेश से कौन कौन सा बॉर्डर लगाता है, तो क्या क्या हो जाएगा, वेस्ट बंगाल हो जाएगा, असम हो जाएगा, है ना, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सारे किससे बॉर्डर लगाते हैं, बांग्लादेश से। उसके बाद फिर अभी तो बांग्लादेश की स्थिति बहुत खराब चल रही है ना। अगर बात करें पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान के पीएम कौन है, रिसेंट में चुनाव हुआ था, तो पाकिस्तान के पीएम कौन है, पाकिस्तान के पीएम है शहबाज शरीफ, शहबाज शरीफ, ठीक है। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, प्रेसिडेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, आरिफ अली जरदारी, है ना। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, तो ये हो जाएगा आपका आरिफ अली जरदारी, ठीक है। चलिए इसके बारे में तो आपको बताया, चलो आप कमेंट करो, बताओ कि बांग्लादेश में जो आपको बनाया गया था सरकार, जो अंतिम सरकार बनाया गया, वो किसके नेतृत्व में बनाया गया था, ठीक ना। आंसर लगा लो अपने यहाँ पे, क्या हो जाएगा आंसर, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पाकिस्तान और बांग्लादेश, पाकिस्तान और बांग्लादेश। जैसे आप देखो श्रीलंका और मालदीव जो है ये भारत का वो पड़ोसी देश है जो समुद्री सीमा साझा करता है, ठीक है। चाइना भी अच्छा खासा बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो भाई क्वेश्चन है, भारत कितने देशों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है, फरवरी 2024 जीडी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। भारत कितने देशों के साथ अपना क्या करता है, तो वाटर बॉडी जो है वो शेयर करता है। तो जैसे ही आप साउथ की ओर, तो आप एक चीज़ नोटिस करना, अगर आप हिस्ट्री पढ़ो तो आप ये बताना इस बात को कि भारत पे जो भी आक्रमण हुआ था, भारत पे ना बहुत आक्रमण हुआ है। जैसे अगर सबसे पहले देखिए प्राचीन भारत में, तो प्राचीन भारत में जो भारत पे आक्रमण हुआ था ना, वो किसके द्वारा हुआ था, ईरानी के द्वारा हुआ था, ठीक है। उसके बाद किसके द्वारा हुआ, फिर हुआ आपका यूनानियों के द्वारा। उसके बाद तो बहुत सारा आक्रमण हुआ, जैसे इंडो ग्रीक हुआ, शक हुआ, हुन हुआ, कुषाण हुआ, ये सारे तो जनजाति थे ना जो भारत पे आए थे आक्रमण करते हुए। मंगोल अटैक हुआ, उसके बाद फिर आप देख लो मुस्लिम में अरब आक्रमण हुआ, तुर्क आक्रमण हुआ। तो भारत में ना लगातार कई आक्रमण हुए हैं, और जो भी आक्रमण होता था ना वो किधर से होता था, वो किस साइड से होता था, वो होता था आपका पश्चिमोत्तर भारत से, मैक्सिमम किधर से होता था, पश्चिमोत्तर भारत से। आप नोटिस करना कि कभी भी जो है आपका ये दक्षिण साइड से, मतलब साउथ इंडिया से कभी भी आक्रमण नहीं हुआ। लेकिन आपको पता जो आपको लूट करके बर्बाद किया, जो भारत को लगभग 200 साल तक भारत को गुलाम बना करके रखा, भारत को उपनिवेश बना करके रखा, वो आपका साउथ की ओर से आया था। इसका बात हो रहा है वास्को डी गामा का, पुर्तगाली का, अंग्रेज का। वो किधर से आए थे, तो वो आपके दक्षिण से तो आए ना, फिर उनके मालाबार तट पर उतरे थे। तो भारत का मैक्सिमम जो आक्रमण हुआ पश्चिमोत्तर भारत से ही हुआ था। तो भारत पे आखिर इधर वाले एरिया से क्यों नहीं आक्रमण होता था, इसलिए नहीं होता था क्योंकि ये जो क्षेत्र था ये पूरी तरीके से वाटर बॉडी से भरा हुआ है ना। ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है अरब सागर, ये कहलाता है हिंद महासागर, और ये कहलाता है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। तो उस समय तक ना नौसेना इतना मजबूत नहीं था कि आप ना वाटर बॉडी पे आकर के आप अटैक कर लोगे, आप लड़ाई झगड़ा करोगे और आप जीत जाओगे, तो वो पॉसिबल नहीं था। इसलिए लोग इधर से ज़्यादा आते थे। पश्चिमोत्तर भारत में बहुत सारे पहाड़ पर्वत हैं और बहुत सारे दर्रा है, इसलिए
लोग इधर से ज़्यादा आते थे। खैर अपना सवाल था कि भारत जो है वो किस देश के साथ अपना समुद्री सीमा साझा करता है। तो यहाँ पर आप देखते हो कि एक छोटा सा देश है जिसका नाम क्या है, श्रीलंका, और यहाँ पर एक छोटा सा देश है जिसका नाम क्या है, इसका नाम है मालदीव, ठीक है, मालदीव, और ये हो जाएगा आपका श्रीलंका, श्रीलंका, ठीक है। थोड़ा सा देखते हैं इसके बारे में फैक्ट। अगर बात करें मालदीव के बारे में तो पहला फैक्ट एकदम से आप दिमाग में बैठा देना कि एशिया का जो सबसे छोटा देश है, एशिया का जो सबसे छोटा देश है कौन सा है, वो है आपका मालदीव। एशिया का सबसे छोटा देश, ठीक है, सबसे छोटा देश मालदीव है। इसकी राजधानी क्या हो जाएगी, तो राजधानी हो जाएगी माले। इसकी राजधानी क्या हो जाएगी, माले। और ये जो देश है ना पूरी तरीके से यहाँ का जो अर्थव्यवस्था है वो टूरिज्म पर डिपेंडेंट है ना। किस पर डिपेंड है, तो टूरिज्म पर डिपेंड है। और ये आपका मुस्लिम कंट्री है, ठीक है। कैसी कंट्री है, तो ये मुस्लिम, और मुस्लिम में भी अगर आपसे पूछ लेगा कि मुस्लिम में भी कौन सा समुदाय हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका सुन्नी मुसलमान, सुन्नी मुसलमान। और अभी क्या हो रहा है ना कि श्रीलंका में अभी जो नया चुनाव हुआ है, श्रीलंका में भी नए राष्ट्रपति चुन करके आए हैं। तो अब क्या हो रहा है ना कि चाइना का जो सरकार है वो अब श्रीलंका की जगह पर मालदीव को अपना क्या कर रहा है, तो कह लो कि उसका तो जो आदत है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करो, किसी व्यक्ति को कर्ज दे दो और उसको उस ट्रैक में फंसा के चले जाओ, जैसा श्रीलंका के साथ कर चुका है। क्या है ना, वहाँ का जो हम्बन टोटा एयरपोर्ट था वो 99 साल के लिए वो लीज पे ले लिया, कौन, चाइना। तो अभी सेम काम आपका मालदीव में कर रहा है। और मालदीव का जो सरकार है ना वो थोड़ा सा चाइना के फेवर में भी रहता है। और अभी मालदीव के राष्ट्रपति कौन है, अपने विवादित बयान की वजह से बहुत इधर प्रसिद्ध रहते, बहुत चर्चा में रहते। क्या नाम है बताइएगा मालदीव के राष्ट्रपति का, तो ये हो जाएगा मोहम्मद मोइजू, मोहम्मद मोइजू, ठीक है। चलो अब हम लोग आते हैं श्रीलंका पे। अगर बात करें श्रीलंका के बारे में तो इसकी जो विधायी राजधानी है, श्रीलंका की जो विधायी राजधानी है वो कौन सी है, तो वो है आपकी जयवर्धनी कोटे, जयवर्धनी कोटे, जयवर्धनी कोटे। और अगर देखिए कार्यकारी और न्यायिक राजधानी, न्यायिक, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कोलंबो, ठीक है। और श्रीलंका जो है ना ये एक मोती टाइप का लगता है। जब आप भारत का मैप देखोगे ना तो आपको लगेगा कि एक छोटा सा मोती लटका हुआ है, तो इसको पूर्व का मोती भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्व का मोती भी कहते हैं श्रीलंका को। श्रीलंका आज़ाद कब हुआ था, 1948 में। किससे आज़ाद हुआ था, तो उसी से आज़ाद हुआ था जो हम लोग को भी अपने पेज बनाए हुए थे। किसके बारे में बात हो रहा है, तो बात हो रहा है यहाँ पे देखिएगा ब्रिटेन के बारे में। और ब्रिटेन से आज़ादी कब मिला था इसको, 1948 को मिला था ना। श्रीलंका का हो गया ये आपका विधायी राजधानी और आपका कार्यकारी राजधानी। यहाँ के जो पीएम है कौन है, दिनेश गुणवर्धने। कौन है पीएम, दिनेश गुणवर्धने। न्यूज़ देखा करिए, न्यूज़ से आपको बहुत सारा करंट अफेयर्स याद हो जाएगा। न्यूज़ से कि सुनते ही याद हो जाएगा, पढ़ने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। अभी रिसेंट में आपका श्रीलंका में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है और नए राष्ट्रपति चुन करके आए हैं। उनका जो नाम है अनुराग दिशानायके नाम है, ठीक ना। आपको नाम बता दिए, फिर भी आप कमेंट करके बताइएगा कि अनुराग दिशानायके क्या श्रीलंका के राष्ट्रपति अभी बन गए कि नहीं, शपथ लिए कि नहीं है, ठीक है। आप एक वर्ष बताएं, आंसर देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर नेक्स्ट में देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे ये कह रहा है कि भारत में हरित क्रांति मुख्य रूप से किसके उत्पादन पर सुधार केंद्रित थी। सबसे पहले तो आ जाओ कि हरित क्रांति जो है किससे संबंधित था, तो ये संबंधित था गेहूँ और धान से। 1960 के दशक में चला था। अगर प्रॉपर टाइम देख लो तो 1965 से 68 और उस समय किसके द्वारा बहुत ज़्यादा इस पर वर्क किया गया था, ये हो जाएगा डॉक्टर एस स्वामीनाथन। डॉक्टर एस स्वामीनाथन जो है इनको क्या कहा जाता है, तो भारत में हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है एस स्वामीनाथन को। अगर बात करें तो उस समय कृषि मंत्री कौन थे, तो ये हो जाएगा चिदम्बरम सुब्रमण्यम, ठीक है। उस समय कृषि मंत्री कौन था, तो ये हो जाएंगे चिदम्बरम सुब्रमण्यम। ये कौन हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे आपके कृषि मंत्री, ठीक है। कौन हो जाएंगे, कृषि मंत्री हो जाएंगे। और भी देखिएगा अगर बात करें तो इनको ना हरित क्रांति का क्या कहते हैं बताओ, इनको हरित क्रांति का राजनीतिक जनक कहा जाता है। राजनीतिक जनक। हरित क्रांति का जनक पूछेगा तो ऐसा स्वामीनाथन बताओगे। हरित क्रांति का राजनीतिक जनक पूछेगा तो आप किसे बताओगे, ये बताओगे आपको
चिदम्बरम सुब्रमण्यम को, ठीक ना। वही आपने चीज और याद किया, गेहूं क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो ये हो जाएगा दिलबाग सिंह अठवाल, ठीक है, दिलबाग सिंह अठवाल। नाम लिखो, थोड़ा सा अजीब नाम है, दिलबाग सिंह अठवाल जो है, इनको क्या कहा जाता है, तो इनको कहा जाता है गेहूं क्रांति का जनक, गेहूं क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है दिलबाग सिंह अठवाल को, ठीक है। आंसर क्या हो गया, देखिए ये क्वेश्चन ना जो सबसे पहले मैंने आप लिखो, तो पहले आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। वहीं विश्व में जो है हरित क्रांति और जनक किसे कहा जाता है, नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है, जिनको शांति का नोबेल अवार्ड भी मिला है। चलिए आगे आते हैं, क्वेश्चन 6 देखना, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रा को निम्न में से किस अक्षर के द्वारा निरूपित किया जाता है। आप तो पहले ये बताओ कि लेंस का क्षमता को आप किस में मापते हो, डायोप्टर में मापते हो, डायोप्टर, और इसका सांकेतिक मान क्या होता है, डी होता है। और ये भी सवाल बनता है कि लेंस की क्षमता बराबर क्या होता है, तो लेंस की क्षमता मतलब डी बराबर क्या होता है, 1/f, और एक मतलब यहाँ पे क्या है, फोकस दूरी, यहाँ पे एक मतलब क्या है, फोकस दूरी। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, देखिएगा डी, कैपिटल डी। डायोप्टर को आप किससे सैंपलिंग करते हो, तो कैपिटल डी से करते हो। अगर और भी देखिए तो उत्तल लेंस का जो क्षमता होता है, ठीक है, ये कैसा होता है, तो ये धनात्मक होता है। उत्तल लेंस का जो क्षमता होता है, उत्तल लेंस का जो क्षमता होता है, ये किस रूप में होता है, तो ये होता है धनात्मक। और अवतल लेंस का जो क्षमता होता है, ये कैसा होता है, ये होता है आपका ऋणात्मक, मतलब माइनस में, और ये होता है आपका प्लस में। चलिए आगे आते हैं, देखिएगा भूकंप के दौरान कंपन को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है। देखो यहाँ पे भूकंप के दौरान जो आपका क्या होता है, तीव्रता को मापा जाता है, वो किससे मापा जाता है, वो मापा जाता है सिस्मोग्राफ से, ठीक ना। अब देखिएगा सिस्मोग्राफ, तो सिस्मोग्राफ में एक सेंसर होता है जो जमीन की गति को क्या करता है, तो विद्युत संकेत में बदल देता है। सिस्मोग्राफ में एक सेंसर होता है जो जमीन की गति को किस में बदल देता है, तो विद्युत में बदल देता है, और उसी से क्या होता है कि उसकी तीव्रता को माप लिया जाता है। तो तीव्रता पूछेगा तो क्या बताओगे कि सिस्मोग्राफ हो जाएगा। वहीं अगर रिक्टर स्केल के बारे में बात करें तो ये क्या है, ये एक प्रकार का गणितीय पैमाना है, ये एक प्रकार का क्या है, गणितीय पैमाना, गणितीय पैमाना, आप देख लो ना, पैमाना स्केल को ही कहा जाता है। तो गणितीय पैमाना जहाँ पर ये दर्शाया जाता है कि भूकंप की जो स्पीड थी वो कितनी थी, जबकि भूकंप का जो तीव्रता था, है ना, वो किससे हो जाएगा, तो वो आपको मापा जाएगा सिस्मोग्राफ से। दोनों चीज़ को याद रखिएगा कि भूकंप का तीव्रता जो है वो किससे मापा जाएगा, सिस्मोग्राफ से। भूकंप का पैमाना जो है वो किससे मापा जाएगा, तो रिक्टर स्केल से, ठीक ना। आंसर क्या हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर तो सी हो। वैसे एक चीज़ और याद रखिए, मर्क्यूरी स्केल की जो है ना, ये भी किससे संबंधित है, ये भी भूकंप से ही संबंधित है। नेक्स्ट आएगा 8, देखिएगा भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ का गठन में किया गया था। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं फिक्की, है ना, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, फिक्की। देखिए इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स, देखिएगा फुल फॉर्म फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, देखिएगा ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1927 में। और आप ये देखिए टाइम देखो 1927, मतलब ये ब्रिटिश भारत में ही इसकी स्थापना हुई थी। और किसके द्वारा, तो देखिएगा आपका पुरुषोत्तम ठाकुर दास, पुरुषोत्तम नाम देखिए यहाँ पे, पुरुषोत्तम ठाकुर दास तथा और नाम बताओ, एक नाम और था कौन, जीडी बिरला के द्वारा किसके कहने पे, तो महात्मा गांधी जी के कहने पर किसकी स्थापना की गई थी, तो फिक्की की स्थापना की गई थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगर बात करें कि इसका अध्यक्ष भी कौन है, तो ज्योति बीज जो है ये कौन है, इसके अध्यक्ष कौन है, ये हो जाएगा आपका ज्योति बीज इसके अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 9 पे आना, देखिएगा अहमदिया आंदोलन किसने शुरू किया था। अहमदिया आंदोलन जो है ना, ये
कब ब्रिटिश भारत में चल रहा था और मेनली अंग्रेजों के खिलाफ और भारतीय, नाम से लग रहा है ना कि मुसलमान का है, और भारतीय मुसलमानों में उच्च शिक्षा और कह लो ना कि वेस्टर्न कल्चर में भी अच्छे हाव भाव को बढ़ाना, वहाँ की शिक्षा संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए था। मतलब आप एक लाइन में कह लो ना कि अहमदिया आंदोलन जो था ये मुस्लिम में सुधार के लिए था। मुस्लिम धर्म में भी जो कुरीतियाँ चल रही थी, जो अंधविश्वास चल रहा था, जो पिछड़ापन चल रहा था, उसको खत्म करने के लिए कौन सा आंदोलन चलाया गया था? अहमदिया आंदोलन चलाया गया था। 19वीं सदी के लास्ट में ये चलाया जा रहा था। तो देखिएगा सबसे पहले तो कि आपका अहमदिया आंदोलन है, ये कब चलाया गया? तो 1889 ईस्वी में चलाया गया था। किसके द्वारा? तो मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा, मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा। और कहाँ पर चलाया गया था? तो ये पंजाब वाले क्षेत्र में चलाया गया था, ठीक ना। किस वाले क्षेत्र में चलाया गया था? तो पंजाब वाले क्षेत्र में चलाया गया था। और यहाँ पे था क्या? तो भारतीय मुसलमानों के बीच, देखिए यहाँ पे भारतीय मुसलमानों के बीच पश्चिमी शिक्षा का प्रचार करना, पश्चिमी शिक्षा का प्रचार करने के लिए आपका ये आंदोलन चलाया गया था, अहमदिया आंदोलन। ऑप्शन नंबर बताओ क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, है ना, मिर्जा गुलाम अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब क्वेश्चन नंबर 10 का कह रहा है, हाल ही में 3 दिवसीय 5वें नदी उत्सव की शुरुआत कब हुई थी? है ना, कहाँ की गई? पहले का जो नदी उत्सव कितने क्रम का चल रहा है? तो 5वें क्रम का चल रहा है। और कितने दिनों तक मनाया गया? 3 दिनों तक मनाया गया। कहाँ मनाया गया? ये मनाया गया आपका न्यू दिल्ली में, है ना। कहाँ मनाया गया? न्यू दिल्ली में। आपको पता है कि हमारा जो भारत है, हमारा जो देश है, और सबसे बड़ी बात हमारा जो कल्चर है, वहाँ पे हम लोग हर किसी को रेस्पेक्ट की नज़र से देखते हैं, चाहे तो वो इंसान हो या वो पशु हो या वो पेड़ पौधा, प्राकृतिक चीज़ हो, नदी हो, तालाब हो, सब चीज़ को। इवन देखो कि हमारे यहाँ नदी को माँ का संज्ञा दिया जाता है। वो अलग बात है कि उसके बाद भी हम उसमें कचरा फैला देते हैं, बट माँ का संज्ञा दिया जाता है और उसको काफ़ी धार्मिक रूप से, काफ़ी उसको सामाजिक रूप से रेस्पेक्ट किया जाता है। तो नदी उत्सव आप देखो कि आज के टाइम में क्या हो रहा है ना कि आप इसे जर्मनी का राइन नदी का नाम सुने आप? वो नदी के बारे में कहा जाता है ना कि अगर आपका वहाँ कुछ सामान भी गिर जाएगा तो आपको दिख जाएगा, क्योंकि वहाँ साफ सफाई ज़्यादा है। और हमारे यहाँ देखो कि स्वच्छ भारत अभियान, नमामि गंगे अभियान कई सालों से सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, बट सफलता अभी तक नहीं मिली है। नदी अभी भी बहुत ज़्यादा अशुद्ध है। तो इसी वजह से इस टाइप का उत्सव चला करके नदी को क्या होता है कि नदी को स्वच्छ कराने का कुछ जिम्मा लिया जाता है, ताकि इस देश में, समाज में, राज्य में क्या हो तो आम जन तक, लोगों तक ये भावना पहुंच सके, ताकि नदी को हम लोग को स्वच्छ रखना है। और नदी स्वच्छ रहेगा तो ही हम स्वच्छ रहेंगे, क्योंकि एक ही जगह का जो पानी है ना, वो सब जगह एक जल चक्र के माध्यम से जुड़ा हुआ है। और वही नदी हमारे पास, वही पानी हमारे पास पीने के लिए भी आते हैं, कृषि में भी काम आते हैं, सारे काम में वही सारे नदियों के, समुद्र के और महासागरों के पानी आते हैं। कहाँ चलाया गया था? न्यू दिल्ली में चलाया गया था। अभी देखो रिसेंट में न्यू दिल्ली बहुत ज़्यादा उठापटक चल रहा है। न्यू दिल्ली के एलजी कौन है? विनय कुमार सक्सेना। और न्यू दिल्ली के पूर्व सीएम कौन? अरविंद केजरीवाल। उन्होंने इस्तीफा दे दिया और वहाँ की जो जल मंत्री थी अतिशी, अब वो कौन सा पद संभाल रही है? तो अब वो वहाँ की सीएम का पद है, मतलब मुख्यमंत्री का पद संभाल रही है, ठीक ना। अगर बात करें कि भारत की जो राजधानी है वो न्यू दिल्ली है ना, न्यू दिल्ली है। और न्यू दिल्ली से पहले, मतलब दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? कोलकाता से भारत की राजधानी न्यू दिल्ली कब लाया गया? तो ये लाया गया था 1911 का घोषणा के तहत। 1911 में जो घोषणा हुआ था उसके तहत 1912 में भारत की राजधानी किसे बनाया गया? न्यू दिल्ली को बनाया गया था। तब से अपना भारत जो दिल्ली है वो राजधानी है, दिल्ली राजधानी भी है। और दिल्ली को यूटी का भी दर्जा दिया गया है, जहाँ का अपना सीएम भी होता है और जहाँ का अपना क्या होता है, जहाँ आपके उपराज्यपाल भी बैठे हैं और जहाँ अपना विधानसभा भी है। और ऐसे कुल कितने यूटी है जहाँ पे विधानसभा? आप बताइएगा जरूर कमेंट करके, ठीक है। हम लोग लास्ट वाले वीडियो में शेयर किए थे इस चीज़ को, है ना। अगर बात करें सूरत के बारे में, देखो क्या बता सकते हो, सूरत जो है आपका कहाँ का एक शहर है? तो ये आपका गुजरात का एक शहर है, जो सूती कपड़ा के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। वाराणसी के बारे में बात करें तो ये जो है वाराणसी शहर वरुण और अस्सी नदी के संगम पर स्थित, इसलिए इसको वाराणसी कहा जाता है। और वाराणसी जो है वो यातायात के लिए रोपवे सेवा शुरू करने वाला पहला शहर था, है ना। अयोध्या में क्या हुआ है? तो अयोध्या में रिसेंट में क्या हुआ ना
राम मंदिर बना है, जो कि पूरे भारत में ही नहीं विश्व प्रसिद्ध भी हुआ था। क्वेश्चन देखो कंप्लीट हो।